Welcome. This is the second episode of my parenting video. The question जो प्रश्न जो पूछा गया वो ये कि हमारे बच्चे का IQ और EQ कैसे बेटर किया जा सकता है। तो शुरुआत उसी से करते हैं क्योंकि एक प्रश्न है तो उसका उत्तर देना उचित है। क्वेश्चन में दो भाग हैं। एक तो बच्चे की उम्र, तो वो डिक्टेट करता है कि बच्चा कैसे सीखेगा, और सेकंड चीज़ है क्वेश्चन में कि EQ IQ। तो वहाँ मेरा थोड़ा सा डाइवर्जन है इसमें कि हम लोग बड़े फंसे रहते हैं IQ में, EQ में, और कई और दूसरे लोगों से बात करो तो SQ भी यूज़ करते हैं। तो इंसानों में कई तरह की इंटेलिजेंस होती हैं। एक तो हो गया IQ, यानी कि बुद्धि रिलेटेड टू गणित, साइंस, मैथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब। दूसरी है कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब भावनात्मक बुद्धि, कि आप किसी और की फीलिंग्स को समझ सकते हैं, कि अपने आप को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी एनवायरनमेंट में आप बैठे हैं तो आप उस एनवायरनमेंट को या उस वातावरण को समझ सकते हैं, आपके आसपास जो हो रहा है, और उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं सही तरीके से, बिना किसी को दुख या दर्द पहुंचाए। तीसरी हुई सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस मतलब सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि जो है वो आपको गाइड करती है कि आप किस तरह से रिश्ते बना के रखते हो, सोसाइटी में किस तरह से एक दूसरे के साथ संबंध रखते हो, कैसे आई मी माइन की जगह अज वी ऑल, हम सब के बारे में हमेशा सोच के काम करते हो, अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हो। और भी बहुत सारी बुद्धियाँ हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, उसकी तो कोई बात नहीं करता, बट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है। मैं रिलीजियस की बात नहीं कर रहा, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक बुद्धि भी होनी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे कई तरह की बुद्धियाँ हैं, और हम उसको या तो उस तरह से देख सकते हैं, या हम ये देख सकते हैं कि भाई बच्चे की उम्र जितनी है उस उम्र में क्या काम करेगा। तो जो क्विक सोल्यूशन है वो ये है कि भाई जो बच्चे 6 महीने के आसपास की है, तो सबसे इजी तो ये है कि वो पंच इंद्रियाँ यानी कि 5 सेंसेस, उस पर फोकस करें, जिसमें कि विजन मतलब देखना, साइट, हियरिंग मतलब सुनना, टेस्ट, स्मेल और टच। ये 5 गेटवेज हैं, यानी कि द्वार हैं कि जिससे कि बच्चा सीखेगा। तो इस पर अगर ये फोकस करेंगे और ये चीज़ों पे इन चीज़ों से स्टिमुलेशन करेंगे तो बच्चे की डेवलपमेंट नॉर्मल रहेगी। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यही जानना कंप्लीट पिक्चर नहीं है कि इंसानों के बच्चे कैसे सीखते हैं। ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि सीखने की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी डिस्कशंस होती रहेंगी अपनी कि भाई हाउ डज़ अ चाइल्ड लर्न, और ये फंडामेंटल इश्यू है जिसको समझे बगैर इसके ऊपर बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकती, फाउंडेशनल चीज़ है। तो बहुत तरह से लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया कि ह्यूमंस कैसे एनवायरनमेंट से सीखते हैं। तो जो मेरा ओपिनियन है बहुत ही सिंपल है, 2 तरह से देख सकते हैं आप। एक तो कि मैं एक इंसान, एक जान हूँ, एक व्यक्ति हूँ जो कि इस दुनिया में आता हूँ और मैं उस दुनिया के साथ इंटरेक्ट करके सीखता हूँ। उसमें 2 चीज़ें, मैं और मेरी दुनिया, मी एंड माई वर्ल्ड। तो कई चीज़ें, फैक्टर्स हैं जो कि मेरे अंदर हैं, जो कि मुझे समझना है, और कई चीज़ें हैं जो कि वर्ल्ड में हैं, जो कि मैं समझूंगा। तो एक तो उस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। मैं अपने वातावरण से किस तरह से बातचीत करता हूँ, मेल जोल, आदान प्रदान कहते हैं, संवाद कहते हैं, उसी से मैं सीखूँगा, क्योंकि मैं हूँ और मेरा वातावरण है, राइट, मेरा एनवायरनमेंट है। और उसमें 2 तरह से मैं सीख सकता हूँ। या तो मैं उससे इंटरेक्ट करूँ अपने वातावरण से, है ना, उससे एंगेज करूँ, उसमें उसकी खोज करूँ, और या उसमें किसी चीज़ से जैसे कि कोशिश करूँ कुछ करने की, उससे मैं उस प्रयास से या तो मैं सक्सेसफुल हूँ या मैं फेल हूँ, और उससे मेरे को लेसन मिले कि अगर मुझे किसी गर्म चीज़ को छू लिया और हाथ जल गया तो मैं सीख जाऊँगा कि टेम्परेचर कोई चीज़ होती है। तो या तो मैं इंटरेक्ट करता हूँ अपने एनवायरनमेंट से, उससे सीखता हूँ, या मैं अंदर ही सोच के और देख के सीखता हूँ, सुन के सीखता हूँ, स्मेल से, टच से। और जो ये सेकंड है ये पैसिव लर्निंग बोलते हैं, यानी कि आप एक्टिवली अपने वातावरण से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो पैसिव लर्निंग में जो होता है वो ऑब्जर्वेशन सबसे पहले है, कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, क्या मेरे सेंसरी इनपुट्स आ रहे हैं, और दूसरा देखने के बाद उसको इमिटेट करता हूँ। ये एक शॉर्ट मेथड है आपको समझाने का।
तो जो पहला तरीका है सीख कि बच्चे सीखते कैसे हैं, उसको इस तरह से समझें कि एक तो ये है कि भाई बच्चा इस दुनिया में आया है, एक तो वो अपने आप अंदर प्रोसेस कर रहा है चीज़ें, और एक अपने वातावरण के साथ इंटरेक्ट करके सीख रहा है। एक तो ये तरीका है देखने का, और फिर एक और तरीका है इसी प्रॉब्लम को समझने का। दूसरा तरीका ये है सोचने का कि सोर्स क्या है इस ज्ञान की, इस नॉलेज की। तो उसमें बहुत सिंपल हो जाता है। एक तो सोर्स है कि मैं समझा, मैंने फ़ील किया, मैंने प्रोसेस किया। दूसरा कि मेरे आसपास के लोग जो कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे माता पिता, मेरे शिक्षक, जो मेरी फैमिली में लोग हैं, जो मेरे आसपास रोज़ाना मंडराते हैं, जब आप छोटे बच्चे होते हो तो उनसे आप सीख रहे हो। और थर्ड है कि ब्रॉडर सोसाइटी से, समाज से, समुदाय से। तो समुदाय से क्या सीखते हैं आप, या समाज से क्या सीखते हैं? कल्चरल सोशल नॉलेज, यानी कि आपका जो बाकी के लोगों से इंटरेक्शन होता है, उससे आपको सोसाइटी के बारे में और कल्चर के बारे में लर्निंग होती है। तो ये एक और तरीका है सोचने का कि मैं और मेरे आसपास की दुनिया के लोग, और फिर मेरे बाहर मेरी पर्सनल दुनिया की जगह बाहर सोशल दुनिया के लोग जो हैं। तो ये 3 लेयर्स ऐसे समझ सकते हैं। तो उसमें भी फिर सेम चीज़ अप्लाई करती है कि मैं तो उसी चीज़ को जानूंगा या सीखूंगा जो कि मेरे को समझ में आ रही है। मेरे को समझ में क्या आ रही है कि मेरे में अगर ये क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, तो मैं बैठ के देखूंगा कि ये ऐसा क्यों है। छोटा बच्चा जो है सोचेगा ऐसे क्यों हो रहा है, या मेरे को दर्द फील हो रहा है, इमोशन फील हो रहा है, पेन, तो मैं रोऊंगा। अगर मेरे को खुशी फील हो रही है, मेरा पेट भरा हुआ है, तो मैं हंसूंगा। तो वो इंडिविजुअल फैक्टर हो गया। और जो मेरे आसपास बड़े लोग हैं, जो माता पिता, शिक्षक, ये सब, वो मेरे साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे मेरे साथ खेल रहे हैं, या मेरे को वो क्या चीज़ों को पॉइंट कर रहे हैं, या क्या किस तरह से गाइड कर रहे हैं। तो या उनके चेहरे की भावना कैसी है, क्या वो गुस्से में है, क्या नाराज़ हैं, या मेरे को खुशी से देख रहे हैं, या आसपास की प्रकृति से मैं सीख रहा हूँ। तो अगेन वही सिचुएशन हो गई। और तीसरी चीज़ जैसे मैंने बताया था कि वाइडर सोसाइटी, जो कि कल्चर, संस्कृति या सामाजिक संपर्क से जो मैं सीखूँगा, वो मैं अपना सोशल इंटेलिजेंस या कल्चरल इंटेलिजेंस कहते हैं, वो सीखूँगा। तो ये ब्रॉडली 2 तरीके से हम समझ सकते हैं कि बच्चा सीखता कैसे है। ये सब को अगर कोलैप्स कर दें, और जितना कि मैंने पढ़ा है इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में, जितना मैंने समझा है, जितना मैंने अपनी लाइफ में अपनाया है, ये सब चीज़ों को कोलैप्स कर दें तो सिर्फ 2 ही या 3 ही स्टेप्स समझ में आती हैं। और सीखने की सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। एक है ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि मैं बाहर की दुनिया को कैसे समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सूंघ रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो 5 इंद्रियों से। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है, ऑफ कोर्स डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, टीचर्स, बुक्स, मीडिया, बहुत सारी चीज़ें इसमें अप्लाई होती हैं, लेकिन फंडामेंटल चीज़ है माय ऑब्जर्वेशन और माय अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है। एंड सेकंड है उसको इमिटेट करना। इसलिए बोलते हैं बुरी संगत हो तो आप बुरे व्यक्ति बनने के आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं, राइट? इमिटेशन। तो 2 ही सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लर्निंग के, ऑब्जर्वेशन फॉलोड बाय इमिटेशन। तो इसके ऊपर ज़रा सा आगे फोकस करेंगे तो हमको सारी उम्र की लर्निंग समझ में आ जाएगी। फिर आपको ये नहीं देखना है कि 0 to 3 मंथ्स कैसे बच्चा सीखता है, 3 to 6 मंथ्स कैसे सीखता है, 6 to 12 मंथ्स कैसे, 12 मंथ्स to 2 years, टॉडलर्स 3 years, 9 years। ये सब समझने के लिए फंडामेंटल जो ब्लॉक समझना है वो ये है कि ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। और आप किसी भी लर्निंग मेथड को देख लें, सभी इसी में फिट होती हैं। ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन से कैसे इंसान के बच्चे कैसे सीखते हैं इस चीज़। तो हम ये से देख सकते हैं कि भाई हमारे पूर्वज जो लोग थे उन्होंने कैसे इसको डिफ़ाइन किया या कैसे डिस्क्राइब किया। तो अगर आप वेदास में जाएंगे, उपनिषद में देखेंगे, तो बहुत ही सिंपल चीज़, उसको पंच इंद्रिय, जो 5 इंद्रियों को, 5 सेंसेस को पंच इंद्रिय बोलते हैं। एक्चुअल में उसका नाम था ज्ञान इंद्रिय, मतलब नॉलेज। तो ज्ञान इंद्रियां और पंच इंद्रियां सेम चीज़ हैं। उसमें 5 चीज़ें जो आपको बताई मैंने। सबसे इंपॉर्टेंट जिसको माना गया है वो है देखना, साइट। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है हियरिंग। फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो है स्मेल, टेस्ट और टच माना जाता है, और इक्वल इम्पोर्टेंस में है।
बट सबसे इम्पॉर्टेंट है विजन। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें कि ये पंच इंद्रियों को ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी गई कि भाई ज्ञान इंद्रियां बोला गया, नॉलेज की सोर्स, नॉलेज की गेटवेज, द्वार जिसको कह सकते हैं ज्ञान इंद्रियां, उसका कारण एक ही है। वेदास में तो बहुत ही क्लियर था कि हम अपनी दुनिया से अलग नहीं हैं, नॉन ड्यूअल नेचर ऑफ द कॉस्मोस। और आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कॉस्मिक प्रिंसिपल, याद होगा आपको। तो वही कॉस्मिक प्रिंसिपल की बात चल रही है कि मैं अपने वातावरण से या अपनी दुनिया से अलग नहीं हूँ, मैं उसी का मिला हुआ एक पार्ट हूँ। लेकिन क्या हुआ, वेदास के कई सेवरल हंड्रेड ईयर्स के बाद लोगों में डुअलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया कि मैं अलग हूँ अपनी दुनिया से, आई एम डिफरेंट देन द वर्ल्ड, कि मैं इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता हूँ, सो द वर्ल्ड इज़ डिफरेंट देन मी। तो इस टाइम पे उल्लेखना की गई समझाने के लिए उपनिषद बने। उपनिषद मतलब जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं वेदास के, उनको एक्सप्लेन करने के लिए। तो उपनिषद में क्या कहा गया कि ये डुअलिटी नहीं है। आप उसमें तत्त्वम असि कहते हैं, तत्त्वम असि, दैट विच यू आर, या यू आर दैट, या दाओ आर्ट दैट, तत्त्वम असि। ये सिंपल गोल्डन प्रिंसिपल है उपनिषद का। वापस समझा रहे हैं वेदास को सेवरल हंड्रेड ईयर्स के बाद, कई सेंचुरीज़ के बाद, कि आप लोग ये दुनिया में दो पार्ट नहीं हैं, आप ही दुनिया हो, दुनिया में ही आप समाये हो, और आप में ही दुनिया समाई हुई है। इसको जानो, इसका ज्ञान लो, और जब आप ये करोगे तो आपको लिबरेशन मिलेगी, मोक्ष। तो मोक्ष ये नहीं है कि आप दान पुण्य करके आपने मोक्ष मिल गया आपको। मोक्ष ये नहीं कि आपने अपने शरीर को त्याग कर दिया तो मोक्ष मिल गया। ये सब लेटर कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स में मैं अपनी दुनिया से अलग नहीं हूँ, मैं अपने कॉस्मोस से अलग नहीं हूँ, कॉस्मोस मेरे में समाया, मैं कॉस्मोस में समाया हुआ हूँ। और जब इसमें कन्फ्यूजन हुआ तो उपनिषद में क्लैरिटी वापस दी, तत्त्वमसि, तत्त्वम असि। और उससे ये कि ये ज्ञान होना वापस से कि मैं दुनिया का एक हिस्सा हूँ और दुनिया ही मेरे में समाई है, मैं ही दुनिया में समाई हूँ, ये नॉलेज, इस ज्ञान को ज्ञान इंद्रियों से समझना, ये मोक्ष है। तो मोक्ष इज़ द अटेनमेंट ऑफ दिस नॉलेज, ऑफ दिस डिवाइन नॉलेज, कि आई एम नॉट सेपरेट फ्रॉम द यूनिवर्स दैट आई रिजाइड इन, द यूनिवर्स लिव्स इन मी। जैसे कि कहते हैं ना, एक बूंद में एक समंदर है, या एक बीज में एक पेड़ है, और पेड़ भी बीज में समाया हुआ है ना। और पेड़ क्या करता है, बीज में कन्वर्ट होकर दोबारा बीज को डालेंगे, आप वापस पेड़ बन जाता है, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत डीप कॉन्सेप्ट है कि इसको सेपरेशन नहीं है। तो हमारे से जो पहले लोग आए उन्होंने बोला 5 इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां हैं, इस पर फोकस करना। तो इनिशियली आप देखेंगे बच्चे की एजुकेशन, लर्निंग जो है सारी इसी से टाइड है। तो बच्चों को सेंसरी स्टिमुलेशन से, ये 5 इंद्रियों से कैसे सिखाया जाए या उनको कैसे स्टिमुलेट किया जाए। तो पहली इंद्री जो सबसे इम्पोर्टेंट मानी गई है वो है विजन, मतलब साइट। तो जब बच्चा छोटा होता है, जब पैदा हुआ होता है, तो उसकी विजन जो है डेवलप नहीं होती है। आँख का गोला जो होता है उतना ही साइज़ का होता है जो कि एडल्ट लाइफ में होता है। ऑर्बिट का साइज़ जो है, आँख आपकी कोई बड़ी नहीं होती। जो बच्चे की आँख इसलिए बहुत बड़ी लगती है उसके चेहरे के प्रोपोर्शन में, और उसका कारण है क्योंकि जब आपकी आँखें बड़ी होती हैं चेहरे के मेजरमेंट या कंपैरिजन के साथ, तो नेचुरली दूसरे प्रेडेटर्स में दया होती है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से समझा गया है साइंस को कि हमारी आँखें इतनी बड़ी क्यों हैं और बर्थ पे ही इतनी एडल्ट लाइफ की क्यों है। बाकी के आपके ऑर्गन्स, ब्रेन वह सब डेवलप होते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, लेकिन आपकी आँखें बड़ी होती हैं। तो इसलिए देखेंगे बच्चों की आँखें बड़ी होती हैं। उसका कारण है उसमें दया भाव, और हमारे में भावनात्मक फीलिंग्स आती हैं उसमें, मतलब इमोशनल फीलिंग्स, और हमारे में प्यार उमड़ता है उससे, बड़ी आँखें देखने से। तो ये विजन जो है वो पहली चीज़ है, बाहर की दुनिया को अंदर लेके आती है। समझ में आ रहा है? तो जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसको आंखें उसकी ब्लरी होती है, विजन उसको बहुत धुंधला दिखता है, क्योंकि उसकी लेंस जो होती है सही नहीं होती है आँखों में, और क्लैरिटी नहीं होती है, और करीब करीब महीने भर तक ये चलता है। तो बच्चा जो है दूर 6 इंच या 8 इंच से ज़्यादा दूर देख नहीं पाता है। इसलिए आपको चेहरा अपने बच्चे के फेस में लाना पड़ता है। जब वो 6 इंच, और तब तक वो फिर बच्चा कैसे समझता है कि वो अपनी माँ के पास है, अपने फादर का, वो स्मेल यूज़ करता है, खुशबू। इसीलिए अपने पहने हुए कपड़े बच्चे के क्रेडल में या उसके
क्रिब में या उसके झूले में रखने बहुत ज़रूरी होते हैं, ताकि उसको उससे स्मेल से उसको आइडेंटिफिकेशन होती है। और जब आप बच्चे के बिल्कुल नज़दीक जाते हैं तो वो समझ जाता है कि ये मेरी माँ या मेरे फादर या मैं इस चेहरा पहचाना वो लग रहा है। और उस टाइम पे सिर्फ आँखों में रॉड्स डेवलप होते हैं। आँखों में 2 तरह के सेंसर्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स। कोन्स कलर के लिए होते हैं, रॉड्स ब्लैक एंड वाइट विजन के लिए होते हैं। जब बच्चा छोटा होता है महीने भर तक, तो भले इसके रॉड्स डेवलप होते हैं तो उसको कलर नहीं समझ में आते। आप बोलेंगे नहीं सारी दुनिया को कलर समझ में आते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि डॉग्स हैं, उनको खाली ब्लैक एंड वाइट और शेड्स ऑफ ग्रेज दिखते हैं, बट उनको बहुत सारे शेड्स ऑफ ग्रे दिखते हैं। गाय भैंस सेम चीज़, हमको जितने कलर्स दिखते हैं इससे ज़्यादा किसी और भी जानवरों को दिखते हैं। और हमको कई ऐसे कलर पैटर्न जो समझ में नहीं आते हैं, जो कि इंफ्रारेड पैटर्न है या अल्ट्रा वायलेट पैटर्न है। और हो सकता है ऐसे प्राणी हैं बाहर जो कि उसको देख सकते हैं। और तो कलर जो है वो एक लेटर डेवलपमेंट होता है, तो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट समझ में आता है छोटे बच्चे को। करीब महीने के बाद धीरे धीरे उसके कोन्स डेवलप होते हैं, जो कि दूसरे तरह के सेंसर जो कि कलर पैटर्न समझते हैं। इस टाइम पे कलर पैटर्न्स का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले अभी बताया था फ़ोन पे आपको। तो ब्लैक एंड वाइट, फिर कलर। और कलर में जो चटकीले रंग, भड़कीले रंग बोलते हैं, विभिन्न पैटर्न्स अलग अलग तरह के, इवन ब्लैक एंड वाइट की फेज़ में भी यही करते हैं। अलग अलग पैटर्न्स के कार्ड्स आते हैं, ये स्टिमुलेट करने के लिए या उनको दिखाने के लिए बच्चों को। और वो जितने भी ये पैटर्न्स देखेंगे बच्चे, कलर्स, अलग अलग तरह के कलर्स, उतना ही उनकी विजन में स्टिमुलेशन होता है। अब आजकल मैं देखता हूँ लोग बोलते नहीं बच्चे को मोबाइल नहीं देखना, नहीं टीवी नहीं देखना, एडिक्टिंग है, ये है वो है। मैं सब समझता हूँ ये चीज़ें, लेकिन ये मेरा डिस्कशन ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को कैसे पालें। मैं वो खाली बता रहा हूँ कि बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, ये डिसीजन आपका है, आपको क्या करना है। तो उनकी जो दृष्टि है उसको उत्तेजित करना बहुत ज़रूरी है, स्टिमुलेट करना बहुत ज़रूरी है। और ये किस तरह से स्टिमुलेट, खाली घर में रह के नहीं होता। बाहर जाएंगे, कलर, फूलों के रंग देखो कितने तरह के हैं, पत्तों के रंग देखो, सारे एक जैसे हरे नहीं होते हैं। तो उनको बाहर लेके जाना, उनको अलग अलग वातावरण में लेके जाना, दूसरी तरह के संग्रहालय हों वहाँ पे लेके जाना, अलग अलग पंछियों को दिखाना, अलग अलग जानवरों से दिखाना, क्योंकि उनके कलर्स अलग होते हैं, हर पक्षी के कलर अलग होते हैं। और ये अलग अलग दृश्य जब देखते हैं नेचर में, फूल को, और उनको छूने को भी देना चाहिए। जब वो देख रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उनके कलर पैटर्न्स और उसका जो उससे जो विजन जो उनका उत्तेजित होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो चमकीले रंग होते हैं या चमकीले रंगों की किताबें, बट सिंपल किताबें, सरल लिखी हुई किताबें, वो उनके साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको लगेगा छोटे बच्चे को क्या किताब पढ़नी, वो कलर देख रहे हैं, कलर खाली फ्लिप करके उनको कलर दिखाते जाएँ और उसके साथ कुछ बोलते जाएँ, क्योंकि उनको हियरिंग स्टिमुलेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। और फिर पीकबू बोलते हैं, इसको झू बोलते हैं, जैसे कि अपनी आँख ऐसे, वो बच्चे को लगता है अभी तो देखा था, अभी यहाँ अभी कहाँ, अभी यहाँ अभी कहाँ, वो वंडर का एक टाइम होता है उनके लिए। तो ये उनके साथ करना भी ज़रूरी है, वो एक फ़ेज़ होता है। तो उस टाइम पे फिर उनको समझ में आता है कि चीज़ें कैसे आती हैं और गायब कैसे होती हैं, और एक्चुअल में गायब नहीं है, कुछ और भी उसके आगे उसको पर्दा डाल रही हैं। ये खेल खेलना बहुत ज़रूरी है। और जो आप उनके लिए खिलौने खरीदें, जो टॉयज़ हों, वो अलग अलग कलर्स के हों, बड़े हों, ब्राइट हों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और जैसे कि मैंने कहा, लोग सोचते हैं छोटे बच्चे को क्या जानवर दिखाना, नहीं नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और छोटे बच्चों को क्या पेंटिंग्स दिखाना, नहीं नहीं, वास्तव में दिखाना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग तरह की चीज़ें, मंदिर लेके जाएंगे, मस्जिद लेके जाएंगे, कहीं भी लेके जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग भी अलग अलग कलर के कपड़े पहनते हैं, लोगों को देखते हैं, उनके कपड़ों को, उनके लिबास को देखते हैं, तो उससे वो सीखते हैं। तो ये रहा अपना डिस्कशन की विज़न को कैसे स्टिमुलेट किया जाए। अब बात करते हैं हियरिंग के बारे में, कैसे बच्चे को सुनाई जाए चीज़ें जिससे कि उसके ब्रेन को स्टिमुलेशन मिले और उसको अपने एनवायरनमेंट से कनेक्शन हो। तो हियरिंग में तो बहुत सिंपल है कि आवाज़ें, विचित्र तरह की आवाज़ें, म्यूज़िक हो, राग हो, कोई भी म्यूज़िक हो, सोल म्यूज़िक हो, रॉक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो अपने बच्चों को गोदी में लेके उनके साथ डांस करता हूँ, क्योंकि म्यूज़िक की रिदम उनको उस टाइम पे ही समझ आ जाती है। क्योंकि जब आप ड्रम के ऊपर अपनी बीट्स चेंज करते हैं, रिदम समझने लग जाते हैं बच्चे। ऐसे ही नहीं म्यूज़िक का सेंस आता बच्चों में। फिर आपकी आवाज़ की टोन, आपके हस्बैंड की आवाज़ की टोन, आपके इन लॉज़ की आवाज़ की टोन, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भाषा, उनके एक्सेंट्स, तो हर लैंग्वेज की साउंड अलग होती है।
उनके रूल्स अलग होते हैं, कहाँ एम्फेसिस करते हैं। पंजाबी अगर आप बोलेंगे आप समझ जाएंगे। एंड बाय द वे पंजाबी इज़ अ वेरी स्पेशल लैंग्वेज इन दैट कॉन्टेक्स्ट, यानी वो किसी और टाइम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये टोनैलिटी होती है, जो रिदम होती है लैंग्वेज की, आवाज़ की, भाषाओं की, विभिन्न भाषाओं की, और जो गाने वो सुनेंगे या किताब जब आप उनके साथ पढ़ेंगे तो आपकी आवाज़ और टोन चेंज होएगी, एक्साइटमेंट की, फ़न की, या जैसे कि आप बहुत ही खुश हैं या ज़ोर से बोल रहे हैं या ताली बजा रहे हैं, ताली की आवाज़, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में स्टिमुलेट करती हैं उनके हियरिंग सेंसेस के थ्रू। याद है आपको मैंने बोला ज्ञान इंद्रियां, ये ज्ञान मिल रहा है उस बच्चे को। और उनके लिए अलग अलग तरह के संगीत बजाओ, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हों, आसपास आवाज़, ज़रूरी नहीं कि कांस्टेंट आवाज़ हो, लेकिन शांत एनवायरनमेंट में बच्चा स्टिमुलेट नहीं होएगा, उसकी हियरिंग नहीं स्टिमुलेट होगी। तो इट इज़ ओके कि वो आसपास के लोग बोला वाली चल रही है, उसको स्ट्रोलर में डाल के लेके जा रहे हैं, शोर शराबे वाली जगह, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। मॉल लेके जा रहे हैं, मार्केट में लेके जा रहे हैं, या अपने साथ ट्रेन में लेके जा रहे हैं, बस में लेके जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये इस फेज़ में जो खिलौने भी होते हैं वो आवाज़ निकालने वाले खिलौने, आपको पता है, जैसे रबर डकी होती है, कोई भी जो इसमें आवाज़ आती है पक्षी की, तो वो खिलौनों का इस्तेमाल करना भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और लोगों से जब मिलें, उनकी आवाज़ से उनको सुनना, अपना नाम या अपने बारे में उनको आवाज़ प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है। और अलग अलग ध्वनि जो हैं उनको समझ में आने लग जाती हैं इस फेज़ में। तो जब आप देखेंगे कि कई माँ बाप या दादा दादी या नाना नानी बैठे रहते हैं बस बच्चे को लेके, ये सही नहीं है। कॉन्स्टेंटली उस बच्चे के साथ एंगेज करना होता है, और बच्चा थकता नहीं है, आप थक जाते हैं। तो इसमें उसके साथ आप जब इंटरेक्ट करते हैं अपनी आवाज़ के साथ, और उसको बच्चे को दिखता है कि आप कैसे साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके अपने लिप की मूवमेंट क्या है, आपकी ज़ुबान, टंग की मूवमेंट, जीभ की मूवमेंट क्या है, और आप कैसे अपने चीक्स को पफ अप करते हैं ऐसे करके, और कैसे फूंक मारते हैं, कैसे आवाज़ निकालते हैं। तो उसको वो विजुअल ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है बच्चे को। इसीलिए आप देखेंगे जो बच्चे सिर्फ घर में पैदा होते हैं या मतलब घर में बस पलते हैं, माँ बाप काम कर रहे होते हैं, उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत हो जाती है, क्योंकि उनको जो राइट एज थी उस टाइम पे उनको स्टिमुलेशन नहीं मिला होता। तो ये स्टिमुलेशन बहुत ज़रूरी है, आवाज़ की स्टिमुलेशन, विजुअल स्टिमुलेशन मैंने बताया। और ये आवाज़ जो है ऐसे ही नहीं आवाज़ आने लग जाती है, आपको उसकी मैकेनिज्म सीखनी पड़ती है। और सीखते कैसे हैं? ऑब्जर्वेशन से, लिप्स को कैसे बंद करके हवा को निकालते हैं, जीभ को तलवे के साथ लगा के कैसे वर्ड्स बोले जाते हैं, दांत को भींच के कैसे वर्ड्स बोले जाते हैं। और ये कंटिन्यूस आवाज़ें सुन के उसकी नकल करना सीखते हैं बच्चे। लैंग्वेज ऐसे सीखी जाती है, ऑब्जर्वेशन से और उसका इमिटेशन से। अब हम डिस्कस करते हैं टच, मतलब कि छूना। तो उसमें टच खाली आपके ही शरीर का टच नहीं, आपके ही चेहरे का या आपके हाथों का ही नहीं, सभी का टच डिफरेंट होता है, सभी के स्किन का टेक्सचर अलग होता है। मेरे कोई दाढ़ी है तो दाढ़ी फील होगी बच्चे को। तो टच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो सेंसरी नर्व्स हैं वो सबसे ज़्यादा आपकी उंगली के टिप पे होती हैं या आपके लिप्स पे। तो ये क्यों? क्योंकि एवोल्यूशनरी है। जब हम, वो भी एक अलग डिस्कशन है, कभी बताऊंगा। तो आपको टच जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके हाथ को, आपके हाथ से छूना किसी चीज़ को, उसका टेक्सचर समझना कि इसकी बनावट कैसी है, मुलायम क्या चीज़ होती है, खुरदरा क्या होता है, चिकना क्या होता है, और उसकी वो किस चीज़ से बना है, या उसकी रचना किस तरह से हुई है, या उसकी क्या बोलते हैं, ये कड़क है या सख्त है कोई चीज़, वो फील करने से होती है। तो इस एज में बच्चे को, चाहे वो ये सॉफ्ट ब्लैंकेट्स हों या क्या कहते हैं घास पे या खुरदरे सरफेस पे वो क्रॉल कर रहा हो या बैठा हो या बच्ची को रखा हो, और जिस तरह के सब्जियां वगैरह होती हैं उनका टेक्सचर अलग होता है, आलू को फील करेंगे, प्याज को फील करेंगे, केले को, या केला काट के दे दें उसको मैश, तो उंगलियों पे चिपकते रहते हैं, वो देखते रहते हैं बच्चे ये क्या हो रहा है, बट उससे उसको सेंसेशन टच से उसको समझ में आता है। चीज़ होती है जैसे मूली, गाजर वगैरह जैसे सख्त होती हैं, तो ये चीज़ों का टेक्सचर समझने में। तो आप देखेंगे बच्चे को जब हाई चेयर में रख के उसके आगे कोई सीरियल रख देंगे तो वो मुंह में तो हर चीज़ लेके जाने की कोशिश करते ही हैं, क्योंकि वो तो एवोल्यूशनरी है हमारे लिए, लेकिन वो फीलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और आटा, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि बर्तनों के साथ खेलना, याद है छनकना होता था बचपन में, तो वो आवाज़, और सबसे सिंपल चीज़ है कटोरी, प्लेट, कड़छी, चम्मच, इसी के साथ इतनी आवाज़ें हो जाती हैं
कि वो खेल के, और क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा चिप भी पड़ेंगे बर्तनों में, और तो कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे सिंपल खेल ये है, और उसमें 2-3 आलू धो के डाल दो, कोई और भी कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हों डाल दो, क्योंकि वो कोई जहर तो है नहीं, वो खाने की चीज़ें हैं। और वो उसमें बच्चा जो छूता है, उनसे खेलता है, तो उसको आइडिया आता है टच का। चाहे आपकी गोदी में बैठ के आप उसके अपने हाथ में लेके कर सकते हैं ये सब चीज़ें। तो ये हुआ सेंसरी स्टिमुलेशन, छूने के मेथड से। और इसी उम्र में बॉडी पे मसाज करना किसी भी चीज़ से, खाली उसको छूना बच्चे को बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका स्टिमुलेशन होता है उससे, सेंसरी स्टिमुलेशन। और अब हम बात करते हैं टेस्ट के बारे में। तो टेस्ट के मामले में मैं एक चीज़ कहूँगा, आजकल तो बचपन ही ख़त्म हो गया लोगों का। हम जब बच्चे थे क्या कुछ नहीं मिलता था हमको। आजकल ये हो गया कि शुगर नहीं देना है, कोक नहीं देनी है, ऑरेंज जूस नहीं पिलाना है, एप्पल जूस नहीं पिलाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। ये दुनिया नोज़ की हो गई है पूरी। जब सब चीज़ों की ना करने लगेंगे तो बच्चा सीखेगा कैसे। मुझे याद है हम तो बच्चे को सब कुछ ही ट्राई कराते थे, छोटी छोटी मात्रा में। उसका भी पूरा एक पीरियड है कि कौन से एज पे क्या करना चाहिए, और आपके बच्चों फैमिली में आपकी एलर्जी क्या चल रही है, जो भी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ये रियली ऑपोजिट है हमारी सारे 1.5 लाख सालों के ज्ञान के अगेंस्ट है ये, कि आप बच्चे को ये मत खिलाओ या ये फ्लेवर नहीं टेस्ट कर। विपरीत स्वाद होते हैं तो बच्चे को आइडेंटिफिकेशन और कॉन्ट्रास्ट समझ में आता है कि ये मीठा है, ये खट्टा है, ये नमकीन है, ये ज़रा सा कड़वा है ना, ये मीठे फल हैं, ये खट्टे फल हैं, या ये कलर जो है उसका एसोसिएशन। अब क्या हो रहा है, वो इंटीग्रेशन हो रहा है अलग अलग फीलिंग्स के साथ, सेंसेशंस के साथ। जो चीज़ आप छू रहे हैं उसको टेस्ट कर रहे हैं, उसकी सुगंध सूंघ रहे हैं, और फिर टेस्ट बड से खट्टा फील होता है या मीठा फील होता है, आपकी ब्रेन खुश होती है या आपको उससे खुशी मिलती है। तो ये आपका एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे जैसे खट्टा दही हो, ज़रूरी नहीं उसमें चीनी मिलाना, घर का बना हुआ दही है, खिला दिया। मीठा कोई फल हो छोटा सा, उसको चटा दिया। और वेजिटेबल्स हों, सब्जियां हों, तो अलग अलग चीज़ों के फ्लेवर जो हैं अलग, इस टाइम पे बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो उसका ज्ञान इंद्रिय है जो आप स्टिमुलेट कर रहे हैं। ये मेरा एडवाइस जो है ये पूरी दुनिया के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है। और इसमें आपको जो पसंद हो वो चुनें, जो नहीं पसंद हो उसको त्याग दें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको खाली अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि भाई क्या चीज़ें विज़न के लिए, हियरिंग के लिए, टच के लिए, टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं, देखते हैं सुगंध के लिए, स्मेल। पांचवें इंद्रिय जो है स्मेल, खुशबू या बदबू, दोनों चीज़ें। घर में तो स्टैंडर्ड खुशबूयाँ ही होंगी, है ना। आप प्रकृति में लेके जाएंगे तो अलग अलग खुशबू या बदबू सूंघे। अभी ज़रूरी नहीं कि बच्चे को बदबू सूंघना चाहिए, नहीं, लेकिन फूलों की खुशबू अलग है, घास कटे हुए की खुशबू अलग है, और जब बारिश गिरती है तो मिट्टी की खुशबू अलग है। ये सारी चीज़ें बच्चे को स्टिमुलेट करती हैं उसके सेंस ऑफ स्मेल को। फल को भी, कि देखो खुशबूदार कितना है, उसको बच्चे को नज़दीक नाक के ला के दिखाओ, ताकि उसकी 1-2 सांसों में उसको समझ में आए कि इसमें भी कुछ स्मेल है। एक नींबू की खुशबू, जिंजर की, है ना, अदरक की, कितनी आपके हाथ पे भी रहे तो कितनी खुशबूदार होती है। तो संतरे की खुशबू, और हम तो जैसे संतरे के छिलके को आप जरा से दबा लें, मोड़ दें, तो उसकी खुशबू और भी आ जाती है बाहर। नींबू का भी सेम, आपकी उंगलियों पे लगा के आप सूंघा सकते हैं। तो ये वातावरण में जब लेके जाएंगे बाहर, तो उनका जो विभिन्न तरह की सुगंधें होंगी, उससे उनका परिचय होएगा, और फिर ओवर टाइम उससे वो आकर्षित भी होंगे। उनको पता लगेगा ये खुशबू मेरे को अच्छी लगती है, वनीला की खुशबू अच्छी लगी किसी को, ऑरेंज की, किसी को लेमन की। तो ये अगर आप बच्चे को प्रस्तुत नहीं करेंगे उसके आगे, तो वो कैसे, बच्चा तो कहीं क्रॉल करके चल के जा नहीं सकता ना, वो तो एम्बुलेटरी, अभी तक मोबाइल नहीं होता ना, तो चल फिर नहीं सकता, तो आपको ही लानी पड़ेगी उनके पास, राइट। तो चाहे वो कॉफ़ी की खुशबू हो, कॉफ़ी बीन को अपने हाथ लगाइए और उसकी खुशबू, चाय की खुशबू हो, लेवेंडर, और इवन जब आप बेकिंग कर रहे हैं घर में, ब्रेड बना रहे हैं, कुछ फुलके सेक रहे हैं, तो एक आटे की खुशबू है। वो बच्चा का जो साइड में कहीं है बैठा और या गोदी में है और सूंघ रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। सब्जियां बन रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज़ें जो हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। नहीं, ये उसके डेवलपमेंट का फेज़ है। इनफैक्ट ये डेवलपमेंट फेज़ बहुत जल्दी सारा ख़त्म हो जाता है, और अपने सारे इनपुट नहीं दी तो बच्चे को बाद में ये सेंसरी इनपुट, ये ज्ञान की इंद्रियों से उसको इतना ज्ञान मिलना संभव नहीं है, क्योंकि उसने उसके बकेट्स नहीं बनाए हुए अंदर। उसके लिए
रिसीविंग एरियाज़ नहीं बनाए हुए हैं ब्रेन में। तो आइए हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन के बारे में थोड़ा सा और, क्योंकि ये काफ़ी फाउंडेशनल टॉपिक है। अगर मैंने आपको मेरी लाइंस दी होती कि भाई किड्स लर्न बाय ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, तो आपको क्या आइडिया आता है इसका, है ना। अब मैं उसका विस्तार करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे दूसरों को देखकर सीखते हैं, दूसरों को, उनका पहला कदम ही है सीखने का। और जो उनका, आप जब उन पे ध्यान देते हैं, आप उन पे अटेंटिवनेस रखते हैं, तो बच्चे जो होते हैं उसका जो शब्द है जैसे तवज्जो बोलते हैं, ये सबसे पहले बच्चे दूसरों को गौर से देखकर उनको कॉपी करते हैं या उनको उनसे सीखना शुरू करते हैं। तो आपकी जो तवज्जो, जो आपका अटेंशन है, ये उनको सीखने के लिए एक चिंगारी के जैसे एक्ट करता है। इट्स लाइक द लिटिल एम्बर दैट लाइट्स अप द फ्लेम। सो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के ऑब्जर्वेशन का होने के लिए आपका अटेंशन होना। तो यही समझ लो कि ये एक चिराग जला रहे हैं आप, एक लाइट अप कर रहे हैं रोशनी को, और इस पर आप अटेंशन दे के ही ये पॉसिबल है। ऐसे नहीं कि बच्चा अपने क्रिब में पड़ा है और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसका जो विजन है, उसका हियरिंग है कमरे में बंद, उतना ही है, उससे कोई सीख नहीं मिलेगी। और हमारी जो EQ, IQ, SQ, स्पिरिचुअली जो भी जितनी भी इंटेलिजेंस, सब लिंक्ड हैं एक ही चीज़ से, वो हमारे वर्ल्ड से। जब तक हम उस वर्ल्ड में इंगेज रहते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं, तो हम सीखते रहते हैं। जब आप अटेंशन देते हैं तो सामने वाले के अंदर, जो कि मिरर न्यूरॉन्स बोलते हैं, मतलब वो शीशे की तरह उनके ब्रेन में भी न्यूरॉन्स होते हैं, फायर होते हैं सेम एरिया में जो कि आपके फायर होते हैं। जो अगर मैं स्माइल करूँगा तो बच्चे के ब्रेन में भी उस स्माइल पैटर्न के मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, इसलिए आप देखेंगे वो कॉपी करते हैं, वो भी हंसने लग जाते हैं। तो ये मिरर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कैसे करते हैं? रेपिटेशन के साथ, अटेंशन के साथ। आपने देखा होगा एक जना उबासी लेने लग जाएगा, यॉनिंग करने लग जाएगा, तो सारे यॉन करने लग जाते हैं। एक जना कहता है यार मेरे को भूख नहीं है, तो कोई और भी कहता है मेरे को भूख नहीं है। तो हमारे मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, हमारा मूड भी ऐसे ही चेंज होता है। एक जना अच्छा एनर्जेटिक हो पार्टी में, तो पार्टी का मज़ा ही कुछ अलग होता है ना। तो मिरर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना, ये बच्चे में जो मिरर न्यूरॉन्स हैं इसको एक्टिवेट करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये फाउंडेशनल स्टेप है अटेंशन के साथ, जो हम ऑब्जर्वेशन और उसकी इमिटेशन की बात कर रहे हैं। और बच्चा ये सब देख देख के उसको याद रखता है, उस ऑब्जर्वेशंस को जो उसने देखी होती हैं दुनिया में, या सुनी होती हैं, या सूंघी होती हैं, या छुआ होता है, उसको याद रहता है। और वो मोटर न्यूरॉन मिरर जो करते हैं, मिरर न्यूरॉन्स, वो फटाफट ज़्यादा जल्दी एक्ट करने लग जाते हैं। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि जो याद किया होता है उसको रिकॉल करने लग जाता है, वापस उसको अपने कॉन्शियसनेस में ला सकता है बच्चा। जैसे ही वो सिचुएशन वापस आती है तो उसको याद आता है कि ये ऐसे है, ये मैं इसको फेंकूंगा नीचे तो इसकी आवाज़ ऐसे आएगी। तो ये मेथड बड़ा सिस्टमेटिक होता है। ऑब्ज़र्व करके उसको मेमोरी में स्टोर करते हैं, मिररिंग करते हैं, जब वापस उस सिचुएशन में आते हैं तो उसको रिकॉल करते हैं और फिर उस मोमेंट को रिपीट करते हैं या उस एक्शन को रिपीट करते हैं। इस रेपिटेशन को, ये रेपिटेशन जो है ये उसका होना ये निश्चित नहीं होता। इसको मोटिवेशन चाहिए होता है, यानी कि लालच चाहिए होता है या प्रेरणा चाहिए होती है इस चीज़ को। तो जब आप ताली बजाते हैं या स्माइल करते हैं, अरे वाह वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है ये अच्छा तुमने किया, आप उसको मोटिवेट करो, रिवॉर्ड करो, रिकग्नाइज़ कर रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। जब आप जितना उसको मोटिवेशन रखेंगे, जितना आप उसको रिवॉर्ड रखेंगे, जितना उसको रिकग्निशन रखेंगे, इस स्टेप पे वो रिकॉल फटाफट होती रहती है। और जैसे ही बच्चा मोटिवेट हो जाता है उसी टाइम वो एक्शन करता है, उसको बोलते हैं इम्यूलेशन। तो मोटिवेशन से एम्यूलेशन, मतलब कि वो उस बिहेवियर को दोबारा से उसका अनुकरण करेगा बच्चा जो है। और जो उसने जो देखा व्यवहार या जो सुना या जो भी, उसका प्रयास करेगा दोबारा से उसको रिपीट करने के लिए। एम्यूलेशन बोलते हैं, मतलब मिमिक्री या उसको एक्शन में लाना। और वो जब एक्शन में लाता है उसका फिर वो परिणाम देखता है कि क्या हुआ, इसका जो मैंने किया है इससे क्या हुआ, आउटकम क्या हुआ। वो आउटकम दोबारा जाके फीडबैक लूप से उसको स्टोर कर देते हैं। ये मैंने किया, सक्सेसफुल रहा, ये किया वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था, सक्सेसफुल। और जितनी बार वो करते रहता है उतनी बार उसका कॉन्फिडेंस बनता है, उतनी बार वो चेक ऑफ होते रहता है। और बहुत बार वो परिणाम नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, उसका ये होएगा कि 100% नहीं है, शायद 90% होता है। वो
फिर वो उसको फिनेसिंग होती है, मतलब उसकी डेटा इकट्ठी होती रहती है ब्रेन में कि कितनी एक्यूरेसी, कितनी प्रिसीजन या कितनी एफिशिएंसी से ये मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती, ठीक है ना। और ये जापानीज़ मैकेक्स में आलूद होते हुए ये सारा ऑब्जर्व किया गया, तो ये साइंटिफिकली स्टडी किया हुआ है कि एमुलेशन का टेक्निक क्या है, मोटिवेशन या प्रेरणा से ही एमुलेशन होता है, ये वेरी वेल नोन फैक्ट है। अभी लोग सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाएगा ऐसी सोसाइटी में फिट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, वो फिट नहीं हो सकता। आपको उसको समाज में एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है, दूसरे लोगों से मिलाना बहुत ज़रूरी है। कल्चर और सोशल जो इंटेलिजेंस है वो ऐसे ही नहीं डेवलप होती जब तक कि आप दूसरों को देखोगे, दूसरों का व्यवहार को देखोगे कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे नहीं बोल रहे हैं, कैसे एक दूसरे के साथ उनका क्या कहते हैं आपस में रिलेशनशिप है, और जो सामाजिक सीख या संस्कृति जिसको कहते हैं, राइट, सोशल या कल्चरल, ये देखने ऑब्जर्वेशन से ही सेम मेथड से आती है। फिर हम उसको अपनी लाइफ में इमिटेट करते हैं। अगर मेरा बड़ा भाई पैर छू रहा है या मेरी बड़ी बहन पैर छू रही है तो मैं भी छूँगा पैर। अगर मैं हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहा हूँ तो मैं भी करूँगा, है ना। कोई आदाब बोलेगा तो वो भी करेंगे। तो हम ये ट्रांसमिट कर रहे होते हैं ओवर टाइम विदाउट रियलाइजिंग। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि सोशल इंटेलिजेंस या कल्चरल इंटेलिजेंस या सोशल नॉलेज या कल्चरल नॉलेज बच्चे तक पहुँचाना, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है जो शुरुआत बच्चे के पैदा होने से हो जाते हैं। और कल्चर को देखा जाए तो कल्चर क्या है? कल्चर सिर्फ एक शेयर्ड लाइफ है कि हम इकट्ठे जो जीते हैं वही कल्चर है। हम जो इकट्ठे जीते हैं वही कल्चर है। कल्चर इज़ शेयर्ड लाइफ। और ये सांझी ज़िंदगी बोलते हैं, या ये हमारा साझा विश्वास है, जो हमारी साझा जीवन है, या हमारी संस्कृति जिसको हम सिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को, ये किसी के सिखाए से नहीं सीखता है बच्चा। इसको जीना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। जब आप इसको जीते हैं उससे ही सीखते हैं। अब जिएंगे नहीं तो नहीं सीखेंगे। यानी अगर कोई बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, जाके पहाड़ियों में गुफाओं में रहने लग गया, वो कल्चर नहीं सीख सकता, क्योंकि वो उस दुनिया से ही विचित्र होकर जी रहा है। आपको उसमें अंदर अपने आप को डुबाना पड़ता है उसको सीखने के लिए। ये ऐसी चीज़ जैसे कि स्विमिंग, जब तक पानी में नहीं डूबेंगे, पानी में जंप नहीं मारेंगे, तब तक आप तैराक नहीं बनेंगे, स्विमर नहीं बनेंगे। तो ये शेयर्ड लिविंग, शेयर्ड लाइफ, कल्चर इज़ व्हाट इज़ लिव्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से। और ये शेयरिंग जो है, ये बिलीफ्स की, वैल्यूज़ की, कस्टम्स की, नॉर्म्स की, यही सब कल्चर कहलाती हैं। हमारे चाहे वो भाषा है वो भी कल्चर है, खाना पीना कल्चर, पहनाव, हम क्या पहनते हैं ये भी कल्चर है, हम किस तरह से लोगों से निभते हैं ये भी कल्चर है। और ये कल्चर वो है जो कि सारे प्रैक्टिसेस जो लोग यूज़ करते हैं, मेथड्स यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, शेयर्ड होती हैं कम्युनिटी में, ये कल्चर है। तो मसला ये कि करने के जो तरीके हैं और जो भावनात्मक सॉल्यूशंस की भी आपस में निभना, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या का समाधान कैसे करते हैं, ये कल्चर है। और ये सब चीज़ें कम्युनिकेट की जाती हैं, और कम्युनिकेशन का माध्यम लैंग्वेज है आपको, जैसे मैं बताया। और ये बैठ के किसी स्कूल में बच्चे को भेज के, प्राइवेट स्कूल में या बोर्डिंग स्कूल में या पब्लिक स्कूल में नहीं सिखा सकते। ये जी के ही सीखा जाता है। ये किसी जगह जाके नहीं सीखने की चीज़, ये कोई पढ़ने की चीज़ नहीं है, ये कोई देखने की चीज़ नहीं है, सुनने की चीज़ है। आप मेरी बात सुन के कल्चर नहीं सीख सकते, मेरी बात सुन के आप सोशली अडेप्ट इंसान नहीं बन सकते, क्योंकि आपने वो जिया नहीं है, भुगता नहीं है, तो नहीं बन सकते वो। और ये चीज़ें हमको कहाँ से पता लगी हैं? जब हमने जो वानर, जो हमारे भाई बहन हैं प्राइमेट्स, उनको जब देखा तो वो टूल्स भी जब इन्वेंट करते हैं वो शेयर करते हैं। उनके लिए ये उनकी जो सोशल, उनके भी रिचुअल्स होते हैं, ये टूल्स उनके वो भी यूज़ करते हैं, और ये हम भी यूज़ करते हैं ग्रुप्स में रह के। तो जैसे आपने एक कोई खाना बनाने की पद्धति में कोई एक नई चीज़ सीखी, आप किसी और को बताते ही हैं ना कि अरे अगर तुम ये करो ना तो ऐसे करो, इससे स्वाद अच्छा बनता है। और सामने वाला जब कोई अच्छी चीज़ खाता है वो पूछता भी है, यार आपके यहाँ ये खाना इतना अच्छा कैसे बना, कि बैंगन का भरता इतना अच्छा क्यों, तो कोई बताएगा कि इसको ऐसे बनाओ। तो हम ये शेयर्ड नॉलेज है इन द कम्युनिटी,
हमारी बरादरी की। और बरादरी मतलब ये नहीं कि खाली आप जैन बरादरी की बात कर रहा हूँ, नहीं नहीं, हमारी पूरी ह्यूमैनिटी की। ये हमारी शेयर्ड बिलीफ्स, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड टूल्स, शेयर्ड मेथड्स, शेयर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग्स, शेयर्ड इमोशनल रेजोल्यूशंस, ये कल्चर है। तो ये ट्रांसमिट करना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, ये एक जनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर किसी ने बैठ के ये बात कभी की नहीं कि ये ट्रांसमिशन करना बहुत ज़रूरी है और ये कैसे किया जाएगा, ये मेथड अगर समझा नहीं है, तो वो गैप को फिल करना आपकी जनरेशन का ये इम्पोर्टेंट काम है। तो मैं तो इसको बहुत बड़ा बीड़ा समझता हूँ अपने, मैंने बीड़ा उठाया है कि मैं ये ट्रांसमिट करूँगा। और इसीलिए वो मैंने जैन फैमिली बाइबल बनाई है, जिसमें कि मैंने आइडियाज़ डिस्कस किए हैं और उनका मैं विस्तार कर रहा हूँ। क्योंकि ये जब सुनेंगे और फिर अपने आप ज़िंदगी में अपनाएंगे, तभी जाके वो कल्चर एब्जॉर्ब होगा। और अगर किताब में लिखा होगा और वो कभी सुना नहीं, किसी ने कहा नहीं, तो कैसे समझ में आएगा। मतलब हम इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ना जानते हैं किसी मशीन को ऑपरेट करने से पहले, और हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं है किसी दूसरे इंसान के साथ डील करने के लिए, सोसाइटी के साथ डील करने के लिए, लोगों के साथ मिलने के लिए। और ये कहीं नॉलेज एग्जिस्ट नहीं करती है। और आप समझ जाएंगे कि अगर मेरे में फ्लॉज हैं तो बच्चों में फ्लॉज होंगे। बच्चे के माँ में या बच्चे के पिता में या बच्चे के आसपास किसी में कोई कमी है तो कमी रहेगी ना। इसीलिए पेरेंटिंग का रूल नंबर 1 ये है कि आप अपने आप को बदलें, बच्चे को बदलने की कोशिश ना करें। बच्चे को तो सिर्फ एक्सप्रेस करने दें जो वो यूनिक उसका एक्सप्रेशन है ज़िंदगी में। वाइल यू डीलिंग विद दैट, यू चेंज योर सेल्फ, ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। अपने व्यक्तिगत कमियों को उनको कॉन्कर करें। उनका पालन पोषण तो बच्चों का कर ही रहे हो, अपने आदर्शों को स्थापित करें, अपने आइडियल्स को, वैल्यूज़ को, उसको ठीक समझें। तो आपकी जर्नी जो पेरेंटिंग की इंटरनल जर्नी होती है, बाहर की जर्नी नहीं होती। बच्चे की जर्नी तो बच्चे की जर्नी है, लेकिन उसके साथ आपको एवोल्यूशन करना पड़ता है। और अगर आप इवॉल्व नहीं करेंगे तो आप वही चीज़ें, वही प्रॉब्लम्स जो ख़ानदानी चले आती हैं, जनरेशनली चले आती हैं सोसाइटीज़ में, वही आप ट्रांसमिट कर रहे हैं विदाउट प्रोसेसिंग, विदाउट गिविंग इट अ थॉट। उसको बगैर सोचे समझे ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ब्रेन डैमेज कर दोगे अपने बच्चों को। आप अपनी कमियों को पहचानें, उन पर काम करें, अपने व्यवहार, अपने दृष्टिकोण को चेंज करें। ये पेरेंटिंग है। बच्चे के दृष्टिकोण को चेंज करना पेरेंटिंग नहीं है। बच्चे पे कंट्रोल करना पेरेंटिंग नहीं है। बच्चे को बिल्कुल आप जैसा बनाना, आप जैसा खिलाना पेरेंटिंग नहीं है। और मैं ये वीडियो के एंड में एक और चीज़ कहूँगा कि सबसे बेस्ट जो पोएम है मेरी भावना है, वो आप रोज़ाना खुद पढ़ें और अपने आप को उनकी लाइनों को समझ के ट्रांसफॉर्म करें। ऑलमोस्ट 60 to 70%, शायद मे बी 90% जो चीज़ें फ्लॉज हैं ह्यूमन लाइफ में, वो मेरी भावना वाली कविता में बिल्कुल है। और आप जैनी हो मेरे जैसे तो आप तो समझते ही हैं। बहुत ही मीठी, बहुत ही प्यारी कविता लिखी हुई है, और उसमें जो इंडिविजुअल फ्लॉज एड्रेस किए हुए हैं, चाहे वो डिज़ायर है, अटैचमेंट है, प्लेजर्स हैं, पोजेशंस हैं, दुनिया की सक्सेस, ईगो, प्राइड, दूसरों से ईर्ष्या करना, उनके धन के ऊपर ईर्ष्या करना, उनके सक्सेस के ऊपर ईर्ष्या करना, गुस्सा, हेट्रेड, जेलसी, एनवी और ग्रीड, मटीरियलिज्म, झूठ बोलना, कभी संतुष्टि ना रहना, असंतुष्ट रहना, ये सब उस कविता में डिस्क्राइब किया गया। यहाँ तक कि इम्पेशेंस, डरना, फियर, डिफ़िकल्ट चैलेंजेस, डिफ़िकल्ट सोल्यूशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के बारे में, और धोखा या डिसीट जिसको कहते हैं, या डिसऑनेस्टी, मतलब झूठ बोलने की चीज़, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। और देखा जाए तो मेरी भावना जो है वो एक क्लासिक पोएम है जो कि एवरीडे पढ़नी चाहिए, एवरीडे, और दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए अपनाने के लिए। और ये कोई सिर्फ जैन धर्म की चीज़ नहीं है, उसमें जो चीज़ें एड्रेस की हुई, ह्यूमन फ्लॉज एड्रेस किए हुए हैं।
और जैसे कि मैंने कहा, पेरेंटिंग इज़ नॉट अबाउट raising a child a certain way. Parenting is about identifying your own flaws and deleting them and updating yourself so you can be the parent. बच्चा तो अपने आप ही पनपेगा, जितने आप अपने आप को सुधारते जाएंगे बच्चा उतना ही अच्छा होता जाएगा। तो अभी ये सेकंड वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन एंड आई होप आई आंसर्ड इट, and I answered it specifically to that age group that your baby is. And again, we can go through all the years of life and what is important at what stage, but आगा दौड़ पीछा छोड़ है। एंड आई थिंक जो मोर इम्पॉर्टेंट है कि फाउंडेशनल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझना। एंड आई वांट टू मेक अदर वीडियोज़ अबाउट सर्टन फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स, है ना। चलिए, बाय बाय।